जी मैम। जी, हमने इसके पहले लिखने और पढ़ने के तरीकों के बारे में डिस्कस किया है शायद। यस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे याद रखने के तरीके। मेरे ख्याल से आप सबकी कक्षा में ये प्रॉब्लम होगी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याद नहीं रख पाते हैं। यस और नो? यस मैम, कॉमन प्रॉब्लम है ये। जी यस मैम। यस मैम। जी आप जी, सभी तो आज हम चैट बहुत बॉक्स सारे का अलग अलग उपयोग तरीके करें। सीखने वाले। जी जी, जी आप सभी चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा निधि जी। आज हम बहुत सारे नए नए तरीके सीखेंगे। शायद हो कि आपको कुछ तरीके पहले से पता हो, लेकिन ये तरीका किस तरीके से उपयोग में लेता है, इसको क्या कहा जाता है, कैसे किया जाता है, शायद नहीं पता हो। कुछ तरीके नए होंगे, हो सकता है कुछ तरीके आपको पता हो। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। नीरज जी प्लीज स्लाइड शो करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारा जो मेमोरी सिस्टम होता है, हम किसी भी चीज को याद रखते हैं तो कैसे रखते हैं। हमारे जो 5 सेंसेस है, जो 5 इंद्रियां हैं, उनसे हम किसी भी चीज को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। 5 सेंसेस सबको पता है ना? देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना। ये 5 तरीके हैं कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर जाने के लिए। ये 5 दरवाजे से ही कोई ना कोई बात, कोई भी चीज, हम कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ महसूस करते हैं, तो हम उसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, वहां से शुरुआत होती है किसी भी चीज की, वो हमारे ब्रेन तक चीजें जाती है। उसके बाद 2 तरीके होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कल क्या खाया था, या कल कौन से कपड़े पहने थे, या कल आप किससे मिले थे, आपको याद होगा। यस और नो? यस। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप पिछले मंगलवार को किससे मिले, कि आपने क्या खाया, शायद किसी को याद आ जाए, शायद किसी को ना आए। एम आई राइट? यस कुछ मैम। स्पेशल होगा तो याद आएगा, कुछ नहीं होगा तो याद नहीं आएगा, क्योंकि एक नॉर्मल डे था, चला गया। मैं पूछूं पिछले महीने की 2 तारीख को आपने क्या पहना था या क्या खाया था, तो याद होगा। नो मैम। नो मैम। नहीं होगा ऑब्वियसली। ये जो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ चीजें होती है हमारे दिमाग उसको, बहुत सारे कुछ चीजें लेता है, लेकिन वो उसको रखता नहीं है अपने पास, उसको निकाल देता है, उसको भूल जाता है। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए चीजें होती है, वो थोड़े टाइम के लिए दिमाग में रहती है, उसके बाद निकल जाती है। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन सी चीजें जाती है? मैं आपसे पूछूं दिवाली के दिन आपने क्या खाया था, क्या पहना था, याद है? बर्थडे के दिन क्या खाया था, क्या पहना था, याद है? यस और नो? लास्ट नो एनुअल मैम। फंक्शन में क्या किया था, याद होगा। रेगुलर स्कूल में क्या करते, याद नहीं होगा। तो पिछले साल एनुअल फंक्शन में हम थे, तो हमने क्या पहना था, हमने कौन सा डांस किया था बच्चों के साथ, हमने क्या खाया था, हमको याद होगा। यस और नो? यस मैम। सो वो क्यों याद है? क्योंकि उसके साथ कुछ स्पेशल चीज जुड़ी हुई है। दिवाली थी तो हमको याद है कि हमने दिवाली पे क्या किया, बर्थडे था तो हमको याद है बर्थडे पे क्या किया। रोज स्कूल आते, लेकिन एनुअल फंक्शन साल में एक दिन होता है, तो उस एक दिन क्या था, क्या किया, ये हमको याद है। तो ये याद रखने का कारण क्या है कि उसके साथ कोई विशेष चीज जुड़ी हुई है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें कौन सी जाती है, कि जहाँ पे कुछ स्पेशल हो। हमारा जो ब्रेन है वो बना ही इस तरीके से भगवान ने बनाया है, स्मृति और विस्मृति दोनों बराबर दी है, क्योंकि हर चीज, छोटी छोटी चीज याद रखने लगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इंसान पागल हो जाएगा। तो वो विस्मृति भी इसीलिए जरूरी है। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि हम रोज पढ़ाते हैं, रोज बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो वो सारी चीजें याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं हमको पता है कि वो बच्चों के लिए जरूरी है। बच्चों को लगता है बहुत सारी चीजें आती है, तो उनका दिमाग इसी तरीके से थोड़ा लेता है, थोड़ा जाने देता है ना? तो
कौन सी चीजें उनका दिमाग ले, इसको हम तय करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। ये जो नेक्स्ट है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे काम करती है। 5 इंद्रियों से, सेंसरी ऑर्गन से हमारा मेमोरी जाती है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म से वो या तो चली जाती है, लेकिन यदि इन 5 इंद्रियों को फिर से वापस से जोड़ा जाए या इनसे कुछ और जुड़, कोई स्पेशल बात, कोई स्पेशल चीज यदि रिपीट की जाए, जोड़ी जाए, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बाद रिट्राइवल होता है। रिट्राइवल मतलब वापस उसको याद करना। तो ये सिस्टम होता है हमारे मेमोराइजेशन का। ठीक है। आप, कई बार ऐसा होता है कि आप क्लास में बोलते हैं हमने तुमको कल तो बताया था, हमने ये तो बोला था, लेकिन वो बच्चा याद नहीं रख पाएगा। अभी मुझे लगता है ये डायलॉग आप में से कोई भी रिपीट नहीं करेगा कि तुमको एक बार बता दिया तो फिर क्यों भूल जाते हो, है ना। क्योंकि ये हमारा इंसानों का ब्रेन बना ही इसलिए है। तो प्लीज डोंट रिपीट। यदि बच्चे भूल गए हैं तो हम दोबारा उनको बता सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉस हुआ है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जाने के लिए हमको स्पेशल एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। अभी इन स्पेशल एफर्ट्स के लिए दिमाग पूरी तरह काम करे, उसके लिए हमको क्या करना होगा। ब्रेन जिम। जो ब्रेन होता है ना, लेफ्ट और राइट ब्रेन अलग अलग काम करता है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट है, एक लेफ्ट है एक राइट है। जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट बॉडी से जुड़ा हुआ है, क्रॉस कनेक्शन है। और जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट बॉडी से जुड़ा हुआ है। जो लेफ्ट ब्रेन है जो राइट बॉडी से जुड़ा हुआ है, उस लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को रखना, अक्षरों को पहचानना, अंकों को, अक्षरों को पहचानना, उसको याद रखना, मेमोराइजेशन, चीजें रखना, वितर्क करना। ठीक है। हमारा जो राइट ब्रेन जो लेफ्ट बॉडी से जुड़ा हुआ है, वो टोटली क्रिएटिव काम करता है। रंगों को पहचानना, खुशबू को पहचानना, उसको याद रखना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, क्रिएटिविटी जितनी सारी है वो राइट ब्रेन में है। आप देखना जितने भी लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं वो मोस्टली अपना लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज करते हैं। जो लेफ्ट हैंड ही होते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, क्योंकि उनका राइट ब्रेन काम करता है। और राइट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है क्रिएटिव चीजों के लिए, उसके लिए। बच्चों को यदि कोई चीज सिखानी है, उनके दोनों ब्रेन जब तक साथ में काम नहीं करेंगे, बराबर से काम नहीं करेंगे, उनके मेमोराइजेशन प्रॉपर नहीं होंगे। क्योंकि एक साइड है वो, एक साइड होती है वो अपने हिसाब से चीज लेगा, बाकी चीज छोड़ देगा। ठीक है। तो दूसरे साइड के ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा, दोनों को साथ में। उसके लिए थोड़ी सी ब्रेन जिम एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइज सिखाती हूँ। बच्चों को आदत डालिए हर रोज सुबह आके 2 मिनट ब्रेन जिम एक्सरसाइज कर ले। बहुत बच्चे बोर हो रहे हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, आप 2 मिनट एक्सरसाइज करवा दीजिए, फिर उनको पढ़ाइए। तो ब्रेन, क्योंकि उनका दोनों तरीके से काम करने लगेगा, तो वो बच्चे इंटरेस्ट भी लेने लगेंगे, कॉन्सेंट्रेट भी करने लगेंगे। ठीक है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके भी वीडियोस ऑफ हैं वो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग इस एक्टिविटी को कैसे कर रहे हैं। जिनके वीडियो ऑफ है प्लीज आप लोग ऑन करिए। निशी जी, निधि जी, अस्मिता जी, रेवती जी, सिस नाम से कोई है, काजल जी, प्लीज सब लोग ऑन कर लीजिए। जी। आप सब लोग यूज योर हैंड्स। बच्चे जब भी सुबह आते हैं तो थोड़ी सी हैंड एक्सरसाइज जरूर करवानी चाहिए। ठीक है। तो थोड़ी सी फिंगर्स मूवमेंट करवा दीजिए शुरू में। ठीक है। देन शुरू करते हैं हम। सब लोग देख पा रहे हैं मुझे? यस मैम। 1 बाय 1 हैंड करना है, सबको करना है मेरे साथ। साक्षी जी, सविता जी, प्लीज करिए। आपके भी दोनों साइड के ब्रेन एक्टिव हो, मैं चाहती हूँ। प्रियंका जी, प्लीज शुरू करिए। बहुत इजी है, लेकिन हम बार बार हाथ चेंज कर रहे हैं। निधि जी, बीच में ज्वाइन होंगी दोनों 10 उंगलियां, फिर एक हाथ, फिर 10 उंगलियां ज्वाइन होगी, फिर दूसरा हाथ। कल्याणी जी, प्लीज डू, प्लीज करिए।
मैं 5 एक्सरसाइज सिखाऊंगी, लास्ट में आपसे फिर ये 5 एक्सरसाइज पूछने वाली हूँ, तो याद रखना हमने कौन सी की, ठीक है। सेकंड, हम एक तो ये करते हैं थम्स अप और एक करते हैं अच्छा। एक हाथ से हम करेंगे थम्स अप, एक हाथ से करेंगे गुड। अभी हाथ चेंज करना है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप स्पीड आ जाएगी। प्लीज जिनके वीडियो ऑफ है ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज, ठीक है। मैंने 4 फिंगर रखी है, एक थंब रखा है। चार फिंगर पे थंब नहीं होगा, अस्मिता जी। हाँ जी, कर पा रहे हैं सब लोग? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ज्योति जी, थंब करना कैसे है? फिंगर, थंब फिंगर। ठीक है, अभी फोर्थ एक्सरसाइज। ये अंगूठा और लास्ट उंगली, इस हाथ की आखिरी उंगली और अंगूठा है, इस हाथ की पहली उंगली और अंगूठा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। जब इसका अंगूठा आएगा तब इसकी उंगली आ जाएगी। देखना नहीं, आप उसको डायरेक्ट करिए। आप इधर से उधर देखने जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। दोनों दिमाग एक साथ काम करने हैं। दोनों हाथ को सामने रखिए ताकि आप दोनों को देख सके। कहाँ गड़बड़ हो रही है आपको समझ में आएगा। दोनों सामने रखिए, इधर या उधर तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैसा? कल्याणी जी, गड़बड़ हो गई। टीचर है सर। क्या? 7। सीमा जी, ऐसे रखने की वजह ऐसे रखिए तो आपको समझ में आएगा, वो एक ही डायरेक्शन में जाना है फिर। हाँ, ऐसे करते हैं डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसे करेंगे हम, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा। आपको जो समझ आ गया क्या करना है, आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। आपके भी दो साइड के ब्रेन को एक साथ काम करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। ओके अभी मैम। लास्ट फिफ्थ एक्सरसाइज, कैच द रैबिट, ठीक है। ये हमारा रैबिट बना, ये हमारी बंदूक है।
एक से बंदूक, दूसरे से रैबिट। दोनों हाथ चेंज एक साथ होना चाहिए यशोदा जी। आप एक चेंज करते हैं फिर दूसरा करते हैं, मतलब आप एक बार लेफ्ट को यूज कर रहे हैं, एक बार राइट को यूज कर रहे हैं। यहीं पे काम करना है, दोनों ब्रेन एक साथ काम करने चाहिए। जी कल्याणी जी बढ़िया। कंचन जी करते रहिए कोशिश। बढ़िया। 5 एक्सरसाइज याद हो गई, मजा आया? एंजॉयड, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो हमारे दोनों साइड के ब्रेन काम कर रहे हैं, तो आगे हम जो भी सीखेंगे आपको काफी उम्मीद है कि आप याद रख पाएंगे। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। थैंक यू वेरी मच। अभी याद रखने के तरीका, इसमें 4 चरणीय दृष्टिकोण से किसी भी चीज को कैसे याद करें इसके बारे में हम सीखेंगे। पहला होता है कि हम ध्यान, अटेंशन वहां पे हो। जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं, हमको ये चाहिए कि बच्चों का सारा अटेंशन उस पे है, तो कैसे अटेंशन वहां पे लाना। उसके बाद एनकोड करना। एनकोड और डिकोड आप समझते होंगे। एनकोड मतलब किसी इंफॉर्मेशन को पहले बिठाना दिमाग में कि ये चीज ऐसी होती है, कोई भी चीज कंसेप्ट दिमाग में देना, इसको एनकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद उसका स्टोरेज होना चाहिए, भंडारण, जो भी सीखा है समझा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंचना चाहिए। और उसके बाद रिट्राइवल। कई बार ऐसा होता है, कई लोग बोलते हैं हमने पढ़ा था, हमको याद है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं। रिट्राइवल नहीं होता है, बच्चों के पास बाकी चीजें हो जाती है, एनकोडिंग हो जाता है, स्टोरेज भी हो जाता है। उनको पता है वो क्या है, लेकिन उसको लिखना कैसे, दे डोंट नो। उनको बताना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, समझ आ गया लेकिन समझा नहीं सकते। तो जो भी याद रखने का तरीका होता है, इसमें ये 4 प्रोसेस होती है। चारों प्रोसेस यदि प्रॉपर तरीके से काम करेगी तो ही मेमोराइजेशन यूजफुल है, तो ही बच्चे उसको वापस मतलब रिजल्ट दे सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो चीजें हो सकती है। ठीक है, जब भी आप बच्चों को देखते हैं तो आपको पता चल सकता है कि इन 4 में से बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसे अनायास ही बोली हुई होती है, लेकिन बच्चे याद रख लेते हैं क्योंकि उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन उनका था, वो किसी चीज से जुड़ गई इसलिए वो याद है। लेकिन बहुत सारी बातें उनको निकल जाती है, तो कॉन्सेंट्रेशन है तो बच्चा याद रखता है, एनकोड कर लेता है, स्टोरेज में। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, कौन से प्रोसेस में प्रॉब्लम है, जब आप बच्चों से डील करते हैं तब आपको समझ में आता है कि बच्चा एग्जैक्टली कहाँ पे। आपने सिखाया, बच्चे ने लिख भी लिया, लेकिन अगली बार याद नहीं क्योंकि स्टोरेज तक नहीं पहुंचा उसका। तो ठीक है, किस स्टेज पे प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से आप काम करेंगे, आगे मैं बहुत सारे तरीके सिखाने वाली हूँ। लेकिन ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, और टीचर को हर बच्चे के हिसाब से, हर क्लास के हिसाब से अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। तो कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है कि मेमोराइजेशन कैसे होता है, तो आप पता लगा पाएंगे कि बच्चे तकलीफ कहाँ फेस कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस काम के लिए कैसे करना है। ठीक है, अनिरुद्ध जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जो एक पहला चरण है उसके अंदर अटेंशन के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, दूसरा एनकोडिंग, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक जाना चाहिए। थर्ड स्टोरेज, लॉन्ग टर्म में एनकोड करने के बाद कैसे रिटेन रहे उसके लिए बहुत सारे तरीके हम आज यूज करने वाले। और चौथा है कि डिकोड करना है, तो बच्चा किस तरीके से उसको अभ्यास करता है, किस तरह से प्रैक्टिस करता है, उसके लिए हम लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, हम लोग मंथली टेस्ट लेते हैं, फिर हमारे 3 मंथ के क्वार्टरली टेस्ट आते हैं। तो ये सारे हमारे जो मतलब बच्चों का
चेक करने के लिए, रिट्राइवल चेक करने के लिए होता है, हम क्लास में ओरल टेस्ट लेते हैं, तो ये सारे टेस्ट इसके लिए है, ठीक है। तो अभी ये इसमें स्पेस रिपीटेशन या अंतराल पुनरावृत्ति, ये एक तरीका है याद रखने का। 171 फॉर्मूला है, कोई भी चीज, कोई भी इंसान जो सीखता है, देखता है, आप एक दिन बाद फिर से उसको करिए। जैसे आपने कल कोई सीरियल देखा, आज आपने फिर वो सीरियल या मूवी देख ली, 7 दिन बाद आप फिर से यदि उसका कोई थोड़ा बहुत भी रिपीटेशन आ जाता है, नजर के सामने आ जाता है, और 1 महीने बाद यदि फिर से वो चीज का थोड़ा सा भी हिस्सा नजर के सामने आए, तो आपको पूरी बात, पूरा एपिसोड या पूरी मूवी याद आ जाएगी। कई बार ऐसा हमने कोई गाना सुना होता है, एक बार 2 बार सुना होता है, जब तीसरी बार आता है तो अपने आप उसके आगे के वर्डिंग हमारे दिमाग में आने लगते हैं, हम उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं। बहुत सारा कुछ, या पिक्चर देखी है, सीरियल, तो हमको पता होता है कि हाँ इसके बाद ये था। ये 171 फॉर्मूला है, जब भी बच्चों को पढ़ाया जाए, कल आपने जो पढ़ाया है उसको नेक्स्ट डे एक दिन के बाद थोड़ा सा रिपीट करिए। जब भी आपकी क्लास शुरू होती है, तो कल हमने क्या किया था, बच्चों को खड़ा करके पूछे, चलिए कल हमने क्या बताया था, कल का टॉपिक शुरू के 2 मिनट 3 मिनट में रिवाइज हो जाए, बच्चा बोले ये किया था हमने, ये पढ़ा था। जो भी आपका टॉपिक है, मैथ्स का है तो उसकी कंसेप्ट है, व्याकरण पढ़ा रहे हैं आप, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो जो भी एक दिन पहले पढ़ा है उसका रिपीटेशन। सिंपली आपने क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे, कौन से क्वेश्चन आंसर लिखे थे, कौन कौन सा क्वेश्चन था, वो सिर्फ एक याद करवा दीजिए, ठीक है। तो 1 डे आफ्टर रिवीजन हो गया। वीकली टेस्ट का एम ही ये है, क्योंकि 7 दिन के बाद यदि किसी चीज का रिपीटेशन होता है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जल्दी जाता है, क्योंकि हमने एक हफ्ते पहले किया था, वो फिर से आया तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाता है। उसके बाद 1 महीने बाद, मंथ के एंड में एक बार सारे महीने की चीजें यदि रिपीट हो जाए, क्लास के अंदर भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि सैटरडे है तो चलिए हमने मंडे से सैटरडे तक क्या किया एक बार रिवाइज कर लीजिए। मंथ खत्म हो रहा है या चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन। जब हम क्लास में मतलब पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे, पढ़ाते हुए बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जिसको हम वापस से याद कर सकते हैं, किसी ने कुछ एग्जाम्पल दिया था, कुछ बोला था, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो 171 फॉर्मूला, एक दिन बाद, 7 दिन बाद और 1 महीने बाद, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। ये एक तरीका है लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ले जाने के लिए, ठीक है। 1 महीने बाद टेस्ट लेके रिट्राइवल कर सकते हैं आप उसका, तो वो रिट्राइवल भी हो जाएगा। तो बच्चे किस तरह से लिखते हैं, कहाँ गलती करते हैं। एक रील मैंने देखी थी, एक स्टूडेंट था, वो बता रहा था उसके दोस्त की एक आदत कि एग्जाम के दिन सुबह सुबह वो कुछ छोटी सी नोटबुक लेके और उसको पन्ने पलटा रहा था। तो बोले अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, आधा घंटा बाकी, अब तू क्या पन्ने पलटा रहा है, क्या देख रहा है ऐसा, अब क्या याद हो जाएगा। तो बोलता है मैं याद कुछ नहीं कर रहा हूँ, पिछली जितनी भी एग्जाम हुई उसमें मैंने जहां जहां गलती की थी, सिर्फ मैंने उन गलतियों को लिख रखा है कि मैं कहाँ गलती करता हूँ। आखिरी मोमेंट पे सिर्फ वो गलतियां देख रहा हूँ ताकि मैं आज वो गलती फिर से ना करूं एग्जाम में, ठीक है। ये रिट्राइवल होता है, मतलब एक बार फिर से देख लेना, सिर्फ एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाके उसको टच करके वापस आ जाना। हम लोग भी बहुत सारी बार ऐसा होता है, कुछ चीजें यदि थोड़ा सा एक बार नजर मार ले तो हमको सारी चीज याद आ जाती है। तो ये एक तरीका होता है, ये 171 फॉर्मूला जो एंड टाइम पे, ये हमको प्रैक्टिस बच्चों को सिखानी है होल लाइफ के लिए, आंसर नहीं रटवाना कभी भी बच्चों को, कैसे याद रखना है ये सिखाना बच्चों को, ठीक है। मैं, मेरे बच्चे मेरे पास 7 तक होते हैं, 8 में वो सेकेंडरी सेक्शन में जाते हैं, हमारा सेक्शन अलग अलग है। तो वो बच्चे 8th 9th वाले जब मुझे मिलते हैं तो मुझे बोलते हैं मैडम हमको आंसर याद करना आपने सिखाया, वो तरीका याद है तो अब इजी हो जाता है। तो तरीका सिखाइए बच्चों को, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। आई होप आप सबको क्लियर है। Yes, ma'am. विस्तृत एनकोडिंग, किसी भी चीज को जब बच्चों को बताना है, एनकोड करवाना है, तो ये उसका एक तरीका होता है। आप उनको कुछ मतलब ऐसे तरीके से, कौन सी चीज बच्चे कैसे याद रखेंगे, अभी इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, आप क्या पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आप एथिक्स पढ़ा रहे हैं, सबके तरीके अलग होते हैं। जो भी चीज आप सिखा रहे हैं उसको आप एनकोड करना कैसे सिखाएंगे बच्चों को। एनकोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपना जो टॉपिक है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मुझे एक एसेस लिखना सिखाना है, एक निबंध लिखना सिखाना है, शायद हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको। तो उस निबंध का टॉपिक पहले लिखा, उस निबंध में बच्चों को क्या क्या लिखना है,
वो हम बच्चों को बताएंगे कि आपको इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देना है। सपोज निबंध साइंस के ऊपर है कि विज्ञान के चमत्कार के ऊपर है, तो विज्ञान पहले कंसेप्ट देना है कि वो क्या है, कहाँ यूज होता है, कैसे हमारी डेली लाइफ को कनेक्ट करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान है। भाई विज्ञान की जैसे जैसे मतलब तरक्की हुई उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी बनी जो विध्वंस भी करती है, तो क्या क्या इसके नुकसान है, तो इसको कैसे यूज करना। ठीक है, हमने इसको बहुत सारे उसमें बांट लिया। इन हर एक पॉइंट को आप जैसे इसमें स्क्वायर बनाए हुए, तो हर एक पॉइंट को अलग अलग स्क्वायर में लिख दीजिए। इससे क्या होगा, वो बच्चा अपने दिमाग में इसी तरीके से पिक्चर बनाएगा। कभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं डालना, उसको प्रॉपरली एनकोड करने के लिए प्रॉपरली अरेंज करना आपको आना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन है, इसको आप कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन को कैसे करना, कोई भी टॉपिक है उसके पार्ट्स कर दीजिए। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो मैं हिस्ट्री में थी मुगल बादशाह है, तो उसमें एक का चलता है, तो उसके फिर वो कब आया, उसने क्या किया, उसके जो भी स्पेशलिटी थी वो सारी, फिर उन्होंने क्या क्या बनवाया, कौन कौन से युद्ध किए, बहुत सारी चीजें चलती है। मैं क्या करती हूँ, बच्चों को लेसन शुरू करवाने से पहले कितने मुगल बादशाह हुए, टोटल 6 या 7 हुए, उन 6-7 के नाम पहले एक जगह लिख देती हूँ। ठीक है, फिर बच्चों को बोलते हो अब हम इसके बारे में एक एक के बारे में सबको डिस्कस करेंगे। जब हम डिस्कस करते हैं तो एक हम लोग एक टेबल जैसा बना लेते हैं कि कौन कौन से साल से कौन से साल तक, तो उनके टाइम पीरियड है ना, वो थ्रोन पे कब तक थे उसका एक कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद उनकी स्पेशलिटी, यदि उन्होंने कोई युद्ध किए तो युद्ध वॉर उनकी, उनके सारे वॉर के नाम, फिर उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके टाइम में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बने वो सारे लिख लीजिए। तो एक टेबल जैसा बन जाता है पूरा, तो बच्चों को ये जो बन जाता है वो दिमाग में बहुत अच्छे से छप जाता है, एनकोड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे व्याकरण के अंदर आप जब रूल सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप प्रॉपरली पिक्चराइज कर सकते हैं, डिफरेंस उसमें डाल के बच्चों को बोर्ड पे ड्रॉ करके बता सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हुआ, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के अंदर उसके नीचे उसके फोटो बना देती हूँ। 5 टाइप के फॉरेस्ट हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट, रेनी फॉरेस्ट, है ना, डेजर्ट और माउंटेनियस। तो मैं माउंटेन बनाती हूँ, डेजर्ट बनाती हूँ, उसके मतलब वो चीजें पिक्चर्स बना देती हूँ। तो उससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है। तो एनकोड कैसे करना, ये टीचर पे डिपेंड करेगा कि उसको किस तरीके से इजी प्रेजेंटेशन करे कि बच्चे उस पिक्चर को दिमाग में बिठा ले, क्योंकि हमारी पिक्चर मेमोरी ज्यादा काम करती है वर्ड मेमोरी से। ठीक है, तो जितना कोशिश करिए आप उसको एनकोड प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, तो बच्चे इजीली उसको याद रखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सबको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. जी, थैंक यू वेरी मच। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है चंकिंग। शायद इसको हमने पहले भी किया था, है ना, पढ़ने के लिए भी हमने इस चंकिंग को यूज किया था कि कैसे टुकड़े करके पढ़ना सिखाना है। सेम चीज लंबे स्पेलिंग याद करने के लिए भी चंकिंग होती है। अभी चंकिंग के कुछ रूल होते हैं, ठीक है, थोड़े से रूल मैं आपको, जो इंग्लिश टीचर उनको ज्यादा क्लियर होगा, फिर भी बता देती हूँ। जब भी आप चंकिंग करते हैं तो कैसे करना चाहिए, तो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे कैटनिप, कैटनिप एक पौधा होता है पुदीने जैसा, कैट्स को बहुत पसंद होता है तो इसको कैटनिप कहा जाता है, तो कैट एंड निप। तो जब भी 2 कॉन्सोनेंट है उसके बीच में से ब्रेक करिए, या यूजुअली आफ्टर द फर्स्ट कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट के बाद उसको तोड़ दीजिए। डिस और ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, कीप BFF टुगेदर, जो बेस्ट फ्रेंड है, जैसे SH हुआ, CH हुआ, है ना, ये जो लेटर है जो मिलके एक वर्ड, मतलब एक नया लेटर बनाते हैं, श, ध, है ना, तो इसको साथ में रखिए। तो डिश, SH साथ में रख के देन चंक करिए, डिश पेन। ठीक है, बिटवीन कंपाउंड वर्ड्स, जब भी कंपाउंड वर्ड आता है, 2 अलग तरीके के वर्ड एक साथ जुड़ते हैं, तो उसको एक एक शब्द को रखिए, लंच बॉक्स। ठीक है, बिफोर द 1 कॉन्सोनेंट, यदि लेटर छोटा है, अक्षर छोटा है, तो पहले कॉन्सोनेंट के पहले ट्यूलिप, ठीक है, वहां से उसको चंक कर सकते हैं। या थोड़ा सा बड़ा है तो हम पहले कॉन्सोनेंट के बाद में भी, जैसे प्लान एट, प्लैनेट। ठीक है, बिटवीन द वॉवेल्स,
जहाँ पे बीच में दो वॉवेल आते हैं तो दोनों वॉवेल को कट कर दीजिए। डाइट, है ना, डाइट, डाइट। और बिफोर वन कॉन्सोनेंट प्लस LE, जहां पे पीछे LE लगता है तो LE से पहले जो भी कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको वहां से चंक करना होता है। एप्पल, ठीक है, प 2 बार आता है तो APPLE। तो ये याद रखने के तरीके हैं, किसको कहाँ से कितना तोड़ा जाएगा, कितना स्पेलिंग एक साथ याद रह सकता है। तो ये चंकिंग के कुछ रूल्स है, ठीक है। तो ये चंकिंग के रूल्स यदि आपको पता है तो आप कोई भी स्पेलिंग है, कितना भी बड़ा स्पेलिंग है, आप उसको चंक करने के आपको तरीके समझ में आएंगे कि हमको कहाँ से इसको कट करना है। बच्चे भी उसको एग्जैक्टली हर नए वर्ड को भी इस प्रॉपर तरीके से चंक कर सकते हैं, तो ये याद करने में इजी हो जाता है, ठीक है। ये सिलेबल्स के सिलेबल आई होप आप सबको पता होगा। सिलेबल जो हमारी मतलब लेटर्स जो होते हैं उसकी लेंथ होती है। यदि आप हिंदी व्याकरण आप में कोई जानता है तो लघु और गुरु, है ना, जो मात्रा है उसको लघु और गुरु में और 1 और 2 की गिनती होती है। जब भी कविता बनती, छंद बनते तो उसमें 16 मात्रा, 18 मात्रा, इस तरीके से होता है। बहुत सारे रूल्स है। तो ये सेम ऐसे इंग्लिश में सिलेबल, एक जहाँ पे वॉवेल आता है उसको 1 काउंट किया जाता है। जहां जहाँ पे रेड आप देख रहे हैं वो सारे वॉवेल्स हैं और वो उतने ही सिलेबल है, उतने ही सिलेबल्स है वो, तो उतने सिलेबल में वो डिवाइड होगा, ठीक है। एक वॉवेल जहाँ आता है वो एक सिलेबल कहा जाता है, तो ये उसकी लेंथ डिसाइड करता है। आई होप क्लियर है। ये थोड़ा सा यदि आपने MA वगैरह किया है तो आपको शायद डिटेल में पता होगा। ये सारे रूल्स जनरली मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में सिखाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रामर के ये बेसिक रूल्स हैं। क्लियर है सबको? जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ स्मृति सहायक निमोनिक्स यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हम कुछ निमोनिक्स यूज करते हैं। निमोनिक्स मतलब क्या? निमोनिक्स कुछ एक तरीके होते हैं जिससे याद किया जाता है। निमोनिक्स में नेम निमोनिक्स, नाम स्मृति विज्ञान, संक्षिप्ताक्षर एक्रोनिम्स, मतलब किसी बड़े उसको छोटा करके, विजुअलाइजेशन चित्र को याद करके फिर किसी चीज को याद करना है, राइमिंग से याद करना है, ठीक है। इसके कुछ बहुत सारे तरीके मैंने एग्जाम्पल के साथ लिए हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके अंदर जो पहला मैंने लिया है उसके अंदर हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो 7 महाद्वीप हैं, उनके नाम याद रखने के लिए 2 तरीके हैं। एक है, मतलब इसमें क्या करना होता है, निमोनिक्स मतलब जो पहला पहला लेटर है, हमको जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है उसको पहला पहला लेटर लेके एक नया वाक्य बनाते हैं। एक नया वाक्य बनता है उससे, मतलब वही पहले लेटर को यूज करना है लेकिन वहां पे शब्द सारे बदल जाएंगे। जैसे नेवर एवर स्माइल एट एन एंग्री एलिगेटर, है ना, कभी किसी एलिगेटर के ऊपर स्माइल मत करिए। तो नेवर से नॉर्थ अमेरिका, एवर से यूरोप, स्माइल से साउथ अमेरिका, एट से अफ्रीका, एन से एशिया, एंग्री से ऑस्ट्रेलिया और एलिगेटर से अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 महाद्वीप है। उसको याद करने के लिए एक सिंपल तरीका। दूसरा एक है ईट एन एप्पल एज नाइस स्नैक, फिर वही 7 उसके नाम है लेकिन एक नया ये बनता है, तो इसको बोलते हैं नेम निमोनिक्स। उस नाम से एक नया सेंटेंस बना के, दिस इज कॉल्ड नेम निमोनिक, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप अपने हिसाब से भी अपनी तरीके से नेम निमोनिक बना सकते हैं। ये 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम के लिए है, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैं आपसे PDF शेयर करूंगी, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक और है, ये शायद जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा या 10th स्टैंडर्ड में, तो आप सबने 11th 12th में होता है साइंस में, मतलब जो मैटर्स हैं उनके याद रखने के लिए। तो जो गैसेस है या जो भी मैटर है, मटेरियल है, उसके लाइन से नाम याद रखने होते हैं, उसके सारे वो होते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, हिज लास्ट सन प्लेज रग्बी, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हिज से हाइड्रोजन, लास्ट से लिथियम, सन से सोडियम, प्लेज से पोटेशियम, ठीक है। तो ये सारे, ये एक तरीका है उसको याद रखने का। आई होप आपने शायद कुछ और अलग, बहुत सारे तरीके अलग अलग यूज होते हैं हर जगह, अलग अलग क्लास में आजकल नए नए निमोनिक्स बनाने लगे, लेकिन ये निमोनिक्स बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। एक और जो है राइट साइड में देख रहे हैं, मैथ्स वालों के लिए है। ये जनरली जी फॉर्मूला से सेजल जी बिल्कुल, जनरली ये
मैथ्स के अंदर हम लोग सिर्फ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर ये याद रखते हैं, लेकिन उसके बीच की जो चीजें हैं उसको हम नहीं याद रखते हैं। उसको याद रखने का तरीका है ना। किंग हेनरी डाइड मैग्निफिकेंटली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। तो किंग से किलोमीटर, हेनरी से हेक्टोमीटर, डाइड से डेकामीटर, मैग्निफिसेंटली से मीटर, ड्रिंकिंग डेसीमीटर, चॉकलेट सेंटीमीटर एंड मिल्क मिलीमीटर। तो ये यदि ये पूरा याद है तो किसके बाद क्या आएगा, ये इजी हो जाता है। जैसे हम मीटर से किलोमीटर करना है तो सीधा हम 1000 करते हैं, तो बीच की जो 2 स्टेप है हम लोग उसको भूल जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बट ये सारे एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स के लिए, सो ये उनको याद रखने का एक इजी तरीका है। ठीक है, ये नेम निमोनिक्स। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। हिंदी में भी कुछ ऐसे हैं, है ना, जैसे हमारे भी जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम याद रखने हैं, तो उसके लिए दादी आप जल्दी चलो, है ना। दादी से दादर नगर हवेली, ठीक है, दादर और दीव दमन। देन अंडमान निकोबार, प से पौंडीचेरी, जैसे जम्मू कश्मीर, देन ल से लद्दाख, द से दिल्ली चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। तो दादी आप जल्दी चलो। वैसे ही जो हमारे ग्रह है उसको घटते क्रम में बड़े से छोटे के लिए याद रखना है, तो उसके लिए एक है बस अब पशु मांगे दूध। ब से बृहस्पति, स से शनि, अ से अरुण, ब है जबकि वो वरुण, क्योंकि ये सेंटेंस प्रॉपर नहीं फ्रेम होता है इसे। प से पृथ्वी, श से शुक्र, मांगे से मंगल, दूध से बुध, जो उसको सिमेट्रिकल। तो ये अपनी लाइन से बृहस्पति सबसे बड़ा है, बुध सबसे छोटा है, तो ये लाइन से अपने तरीके से बड़े से छोटे के क्रम में याद रखने के तरीके। अब ये इंग्लिश मीडियम में यदि आप पढ़ा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा, यदि बच्चों को हिंदी नाम नहीं पता है तो ये तरीका आप यूज नहीं कर सकते। वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं, है ना, माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। हम जो लाइन से उनके नाम याद करवाने के लिए यूज करते हैं, शायद आप लोग यूज करते होंगे। जब 9 ग्रह थे तब हम लोग यूज करते थे माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स। लेकिन अब प्लूटो नहीं है, तो माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट प्रिपेयर्ड नूडल ऐसे करके होता है, तो वो थोड़े से चेंजेस। तो ये हम नेम निमोनिक्स होते हैं, बहुत सारे तरीके याद करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। एक और होता है एक्रोनिम संक्षिप्त अक्षर। आप लोग ने शायद ये तो किया होगा, विबज्योर, बेजानी हा पिनाला, Yes, ma'am. रेनबो के जो 7 Yes, कलर्स हैं ma'am. उनके नाम लाइन Yes, से याद ma'am. रखना, है ना। Yes, विबज्योर ma'am. या बेजानी या पिनाला आप जरूर करते होंगे। अभी वैसे Okay. ही हमारे जो 5 जो ओशंस है उनके नाम याद करने के लिए पैसा, पैसिफिक, Yes, ma'am. अटलांटिक, इंडियन, सदर्न पैसिफिक एंड आर्कटिक। ठीक है, ये उसके इस इसमें क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर लेके सिर्फ एक शब्द बनता है। हमने इसके पहले जो देखा निमोनिक्स के अंदर क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेके उससे एक नया नया शब्द बना के एक सेंटेंस बनता है। लेकिन एक्रोनिम में क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर को लेके एक मतलब एब्रीवेशन जैसा छोटा सा वर्ड एक बनता है और उससे वो सारे शुरू होते हैं। ये डिफरेंस है इसमें। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं आपके टॉपिक के हिसाब से, आप अपने हिसाब से नए एक्रोनिम्स या नए निमोनिक्स बना सकते हैं। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नीरज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज नेक्स्ट पे चलिए जी। अभी एक और अक्षरबद्ध वाक्य कविता, एक्रोस्टिक्स बोलते हैं इसको। शायद जो राइट वाला है साइन कॉस थीटा वाला आप सबने किया होगा, शायद कुछ अलग तरीके से किया है या सेम तरीका था आपका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, हाइपोटेनस बेस एंड दैट, याद है? किसी का कोई अलग तरीका था, कोई बताएगा? No, ma'am. याद नहीं है?
यूज करते हैं, वेरी गुड। जो लेफ्ट साइड है काका गोद में है, ये दक्षिण भारत की नदियों के नाम है ना। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, दामोदर, महानदी, जो मेन दक्षिण भारत की नदियां हैं उसको याद करने के लिए काका गोद में है। ठीक है, या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट थीटा को याद करने के लिए। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप अपने टॉपिक के हिसाब से अपने नए खुद बना सकते हैं। ठीक है। ओके ओके मैम। नीरज मैम बच्चे छोटे, जी। अभी बच्चे छोटे हैं ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के, तो अभी ट्राई नहीं किया है, बट आगे चल के बड़ी क्लास में ट्राई करूंगी मैं। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसके बाद है नेक्स्ट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, कोई भी चीज आप किसी को बताइए, वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाए। जब खुद दिमाग अपने आप किसी चीज को पिक्चर बनाता है तो वो चीजें लंबे समय तक याद रहती है। जब आप बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल, थोड़ा टाइम ज्यादा लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए ताकि बच्चा अपने आप अपने मेमोरी में उसका एक पिक्चर बना ले। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। ठीक है, तो ये मेमोराइजेशन होता है, मतलब पिक्चर्स से। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक जो नेक्स्ट पिक्चर लिया है विजुअलाइजेशन में, आपको एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ, आपको वो सोच के एक पिक्चर बनाना है, फिर मैं दिखाती हूँ पिक्चर। ठीक है। मैंने जो कार्टून लिया है फिनियस एंड फर्ब्स, आपने किसी ने देखा है ये कार्टून फिनियस एंड फर्ब्स? नहीं जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिए। फिनियस एंड फर्ब्स किसी ने नाम सुना है कार्टून का? नहीं। ठीक है। फिनियस और फर्ब्स दो भाई हैं, और ये जो मतलब कार्टून सीरीज है उसमें बेसिक कंसेप्ट ये है कि उनका वेकेशन चल रहा है बच्चों का। तो वो दोनों भाई मिलके बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें बनाते रहते हैं, उनकी सिस्टर उनको हमेशा नजर रखती रहती है। और मतलब वो दोनों थोड़ा वैज्ञानिकों की तरह कुछ चीजें बनाते हैं, शाम होते होते वो सारा खत्म हो जाता है। ठीक है। फिनियस जो है उसका मुंह ट्रायंगल है, लाल कलर के बाल है, और वो स्ट्राइप टी शर्ट पहनता है। फब जो है उसका मुंह स्क्वायर है ना, उसके थोड़े से अजीब से तरीके के बाल है, और वो एक डंगरीस पहनता है। आप लोग थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हैं? ट्रायंगल फेस, रेड कलर के बाल, स्ट्राइप वाला टी शर्ट, एक ये कार्टून है। दूसरा है रेक्टेंगल फेस, है ना, और एक डंगरीस पहने हुए। थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हैं आप इसको? नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए, इसके बाद वाले पे। ये है फिनियस एंड फर्ब्स। थोड़ा बहुत ऐसा आपके दिमाग में आया था? एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत ऐसा बना था जो मैंने डिस्क्राइब किया, यस और नो? यस मैम। ठीक है। ये फिनियस एंड फर्ब्स। ठीक है, मैंने कहा था एक का ट्रायंगल मुंह है, रेड बाल है, स्ट्राइप टी शर्ट है। दूसरा का रेक्टेंगल, थोड़े से अजीब से बाल है, और डंगरीस पहनता है। ठीक है। ये विजुअलाइजेशन का तरीका होता है। आप जब भी बच्चों को कोई कंसेप्ट देते हैं, कोई चीज सिखाते हैं, कोई बात बताते हैं, तो कुछ ऐसा पिक्चर बनाइए, शब्दों से पिक्चर बनाइए, तो दिमाग के अंदर पिक्चर बनाए, उसके बाद रियल पिक्चर पे ले जाइए, या उसके बाद कोई कंसेप्ट। तो वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जरूर पहुंचती है जब अपने दिमाग में कंस्ट्रक्शन होता है। पे यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। यदि बच्चे हैं तो उनको दिखाइएगा, बहुत एंजॉय करते हैं। मैंने अपने बेटे के साथ बहुत एंजॉय किया है इसको। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन टू मेक पिक्चर इन द ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है तुकबंदी। पुस्तक में पढ़ियो। तुकबंदी करना मतलब राइमिंग करना। छोटे बच्चों के साथ हम ये बहुत करते हैं। आप बच्चों को रायम्स, हम नर्सरी में सबसे पहले बच्चों को रायम सिखाते हैं। उनको पढ़ना लिखना ना आए, बोलना ना आए, लेकिन रायम वो सुन के सीख जाते हैं। रायम क्यों सीखते हैं? क्योंकि वो वर्ड एक के बाद एक सेम मात्राएं रिपीट होती है, इसलिए। तो जब भी कोई चीज याद करवाना है तो उसको तुकबंदी से करवाइए। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है, ये मैंने क्लास में प्रैक्टिकली किया है, और बच्चे इसको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। हैव और हैज का यूज करना है, वैसे ही डू और डज के लिए भी मैं करती हूँ। करवाते हैं क्लास में सीमा जी, वेरी गुड। तो अब इसको यस कैसे मैम, राइमिंग वर्ड राइमिंग करेंगे? करवाते हैं। राइमिंग वर्ड्स करवाते हैं, लेकिन किसी चीज को याद करने के लिए राइम में करना। राइमिंग वर्ड्स अलग चीज होती है,
और किसी चीज को याद कराने के लिए राइम करना अलग होता है। ठीक है, राइम बहुत जल्दी याद रहता है। अब इसको मैं करके बताती हूँ। आई यू वी दे हैव। मेरे साथ रिपीट करिए, मजा आएगा। आई वी यू दे हैव। आई वी I यू we दे you they have have I we we they has I we he we she it has has I we I you they have have he she he it she has it has 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 अभी ये यदि आप बच्चों को सिखा दे, बच्चे चलते फिरते इसको गाते रहेंगे। जब लिखने का टाइम आता है फिर वो उसको गा के, मैंने लिटरली 5th स्टैंडर्ड के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था। जिन बच्चों को नहीं कंसेप्ट क्लियर था, डू डज के लिए किया था मैंने। आई वी यू दे डू ही शी इट डज। बच्चों को 5 बार 6 बार गवाया मेरे साथ, एंड उसके बाद फिर मैंने फिल इन द ब्लैंक दी। हर एक बच्चे ने सही की। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, जब भी हम किसी चीज को लर्न नहीं होती उसको रैम में याद करवाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, मैंने ग्रामर में ये चीज एक्सपेरिमेंट की हुई है। आप छोटे बच्चों को भी जब ईज एम आर वगैरह सिखाते हैं तब भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। वो तो हम सिखाते ही एम आर फर्स्ट सेकंड में जनरली यूज होता है। ठीक है, क्लियर सबको? जी, पोएम जैसे करके भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट भी वही तुकबंदी जैसा लय में बोलना है। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का ऑन है। नेक्स्ट जो लय में बोलना, इसके लिए मतलब जैसे मैंने अभी रायम की चल रहा है वैसे ही लय में बोलने के लिए बेसिक जो 3 कलर्स होते हैं, है ना। हमारे गुजराती में एक्चुअली एक पोयम है कि लाल पीड़ो ने वादड़ी मूड रंग कहवाए, बाकी बधा रंगो आना मेड़ थी थाय। ये गुजराती रायम है, मैंने इसको हिंदी ट्रांसलेट किया है। लाल पीला नीला मूल रंग कहलाए, बाकी सारे रंग इनके मेल से आए। जो कलर व्हील का कंसेप्ट होता है, जब ड्राइंग वगैरह शुरू करते हैं बच्चे तो कलर व्हील 6-7 में, शायद हमारे यहाँ तो जैसे ड्राइंग सब्जेक्ट अप टू 10 स्टैंडर्ड उसकी एग्जाम वगैरह होती है, थ्योरी भी होती है, तो ये सिखाने के लिए कंसेप्ट होती है। तो बेसिक जो आरजीबी कलर, हम CMY के आरजीबी कलर जो कंप्यूटर में भी यूज करते हैं, तो बेसिकली 3 या 4 कलर होते हैं, उसको मिक्स करके सारे कलर बनते हैं। तो ठीक है, ये 3 कलर बेसिक। तो इसको कैसे याद रखा जाए कि कौन से बेसिक कलर्स हैं? तो लाल पीला नीला, ये 3 बेसिक कलर, इसके मिलाने से सेकेंडरी कलर और टर्टियरी कलर सारे कलर्स बनते हैं। तो ये क्रायम लय में बोलते हैं तो बच्चों को इजीली याद रह जाएगा कि कौन से 3 बेसिक कलर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। मेरे थोड़े से तरीके बहुत सारे ज्यादा है, मैं डेफिनेटली PDF शेयर करूंगी। सक्रिय स्मरण, जब भी कोई चीज याद करनी है तो उसके साथ में जब कोई काम किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक इजीली पहुंचता है। तो सक्रिय स्मरण, कुछ लोग होते हैं जो लिख कर याद करते हैं। आप में से शायद कुछ होंगे जिनको कोई भी एक क्वेश्चन दिया, उसका आंसर वो 2 बार लिख लेंगे तो याद हो जाता है। या कुछ लोग होते हैं जो 2 बार 3 बार जोर से बोल लेते हैं, खुद बोलते हैं, खुद की आवाज सुनते हैं तो याद हो जाता है। या कुछ लोगों की आदत yes होती है कि ma'am कोई पर्टिकुलर पर्सन पढ़ देता है तो उनको याद हो जाता है। मैं जब क्लास में रिवीजन करवाती हूँ तब मैं ये कोशिश करती हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ जिसको जिस तरीके से याद होता है। क्लास में मैं 1 बार बोलती हूँ, बच्चे 2 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसको कोशिश करना है कि लिख के याद रहता है तो उसको मैं परमिशन देती हूँ कि आप लिख लो, बाकी बच्चे रिपीट करें तब तक आप उसको लिख के याद कर लो। क्लास में जब आप करवाते हैं तो ये मेमोरी टेक्निक बच्चों को लर्न कैसे करना है, रिवीजन के टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। या तो आप बोलिए, बच्चों को सुनने दीजिए, उसके बाद बच्चे रिपीट करें, वो उसको सुने, लिखना जिसको चाहिए वो लिख ले। तो ये बहुत तरीके होते हैं। एक्टिव होंगे जब वो लोग खुद आपके साथ, तो मेमोराइजेशन इजी हो जाएगा, तो याद रखना इजी हो जाएगा। तो एक्टिव मेमोराइजेशन विथ एक्टिविटी लर्न करना, सिर्फ बोले और सुनना नहीं, विथ एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। एक से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग एक्टिव लर्निंग के लिए। जैसे हमने बोलना सुनना किया, लेकिन हमारे यदि चारों पांचों सेंसेस एक साथ यूज होते हैं तो बच्चे उसके साथ में कुछ बनाए, कुछ ड्रॉ करे, या कोई चीज छुए। जैसे एप्पल्स बता रहे हैं आप, तो एप्पल उनको हाथ में दिखे। साइंस के अंदर हम जितने भी पढ़ाते हैं हम एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाते हैं। तो जब भी आप कोई चीज सिखा रहे हैं, यदि वो चीज एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं, जैसे मेरे साइंस के टीचर हैं, वो यदि मतलब उसमें एक 5th-6th स्टैंडर्ड में आता है कि सेपरेशन चैप्टर है, तो चीजें सेपरेट कैसे करना, तो आप सिर्फ बोल दें
कि हम चाय ऐसे छानते हैं तो ये सीव से होता है, हम सुपड़ी के अंदर ऐसे करके चावल और कंकड़ को अलग करते हैं, या ऐसे हल्के से वो छिलके निकालते हैं मूंगफली के। बट प्रैक्टिकली वो चीज थोड़ी थोड़ी सी क्लास में लेकर आइए, एक छोटी सी प्लेट के अंदर सेकी हुई मूंगफली रखिए और उसको उछाल कर बताइए कि हैवी चीज नीचे बैठ गई, छिलके हल्के थे वो उड़ गए। तो जब प्रैक्टिकल ये चीज होती है, सामने करते हैं, तब वो इजीली याद होता है। तो आपके चैप्टर से रिलेटेड क्या हो सकता है, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मनी सिखा रहे हैं, करेंसी सिखा रहे हैं, क्लास के अंदर थोड़े से कॉइन्स लेके आइए, एक बच्चे को सामने खड़ा करिए, दुकानदार बनाइए, दूसरा बच्चा खरीदने आ रहा है, देन उनको बोलिए कि ये चीज 15 रुपए की है, 20 का नोट दिया, अब आप पैसे वापस दो। तो वो मनी कैलकुलेशन, 2 चीज खरीदी कितना हुआ इसको कैलकुलेट। तो प्रैक्टिकली ये चीज आप हर एक अपने सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली ये चीज कर सकते हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं आप, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेट देम डू दैट। जो भी कहानी चल रही है उसमें जो भी पात्र है, उस पात्र को बच्चे को खुद, लेसन आपको नहीं पढ़ना है। 5 पात्र खड़े कर दिए, इसका टर्न आएगा तब आप बोलेंगे, जिसका टर्न आएगा तब आप पढ़ेंगे, ये वाला ये आप हैं, आप इसमें पिताजी, आप इसमें बच्चा है, आप इसमें डॉक्टर है, आप अपना अपना पात्र पढ़िए। प्रैक्टिकली आप हर एक सब्जेक्ट के लिए क्लास के अंदर ऐसे कर सकते हैं जिसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व हो, तो वो मेमोराइजेशन इजी हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दिया, आप अपने अपने सब्जेक्ट में किस तरीके से कर सकते हैं, देन यू आर बेटर जज कि आप कैसे उसको यूज करेंगे। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग मतलब एक तरीके से मैंने शायद लिखने का था उसमें भी आपको माइंड मैपिंग बताया था, एग्जाम्पल दिया था। अभी इसके पहले भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वो भी माइंड मैपिंग से रिलेटेड था कि जो हमने एनकोडिंग के लिए यूज किया था वो बेसिकली माइंड मैपिंग का ही एक तरीका है। एनकोड करने के लिए माइंड मैपिंग होता है, कोई एक इंफॉर्मेशन है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसको कैसे करना। तो जैसे क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक लिया आपने, तो उसके पहले तो उसके कैसे हम इवेल्युएट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे पता चल रहा है। तो भाई मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बेडे टाइम की बारिश हो रही है, तो वो 2-3 पॉइंट लिख लिए। देन कॉजेज, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, वॉट एवर। फिर उसके बाद सोल्यूशन क्या होंगे, तो उसके सॉल्यूशंस को हम लिखेंगे। तो इस तरह से एक मैप जैसा बन जाता है, इसको माइंड मैप बोलते हैं। तो आप जो भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको कैसे ये करना। छोटी क्लासेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप अल्फाबेट्स या लेटर सिखा रहे हैं, मैं सपोज के लेटर मुझे सिखाना है, तो अभी मैं के बीच में लिख दूंगी, के से आने वाले कितने वर्ड्स हैं, मैं बच्चों से पूछूंगी चलो आप क्लास में कितने बच्चे जिनका के से नाम शुरू होता है, बीच में के लिखा, मैं उसके आसपास 4-5 लकीरें खींच के उन बच्चों के नाम लिख के उसको सर्कल बना दूंगी कि भाई के वाले हमारे क्लास में 5 बच्चे, एक कविता है, एक क्रिया है, एक जो भी नाम है। ठीक है, तो आप मतलब अपनी क्लास, आप कोई भी क्लास पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, आप इसको माइंड मैपिंग को इजीली यूज कर सकते हैं। फ्रूट सिखा रहे हैं, कलर सिखा रहे हैं, आप ग्रीन कलर लिखा, ग्रीन कलर की कौन कौन सी चीजें आपने देखी, बच्चों को बताने दो, भाई मैंने सब्जी देखी है, मेरा टॉय है, मेरा ड्रेस है, वॉट वो जितनी चीजें याद कर सकते हैं, तो आप उसको, तो ये माइंड मैपिंग आप किसी भी क्लास में किसी भी लेवल पे यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। Yes, ma'am. थैंक यू। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है एसोसिएशन या संगठन। कुछ चीजें होती है जो मतलब सेम होती है, कुछ हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है 3R, हम सबको पता है ना। ये 3R गवर्नमेंट ने यूज किया है प्लास्टिक को, मतलब कैसे प्लास्टिक से हम अपनी धरती को बचाए, इसको बताने के लिए 3R का यूज किया था। रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। एक ही चीज को बार बार यूज करिए, या उसका यूज कम करके उसके लिए कपड़ा यूज करिए, या रिसाइकल करिए कि वो यदि वन टाइम यूज प्लास्टिक है तो प्रॉपर रिसाइकल की जगह पे पहुंचे। ये गवर्नमेंट का था। तो 3R, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके अंदर जो कॉमन चीजें हैं, उन कॉमन चीजों को निकालना और फिर उसको याद करवाना। जब भी कोई कॉमन फैक्टर निकल जाएगा उसमें से, तो वो बच्चों को याद रखना इजी हो जाता है। तो एक एसोसिएशन बनाइए, एक संगठन बनाइए कि ये चीज ऐसे होती है, वो चीज वैसे होती है, उसका ये बना के, तो दैट यदि एक एसोसिएशन बन जाता है, किसी चीज को किसी चीज से जोड़ दिया जाता है, तो वो उसको याद रखना इजी हो जाता है। तो हर एक चीज को जैसे मैं फिर वही एग्जांपल लेती हूँ, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हिस्ट्री का कि मैं मुगल बादशाहों के बारे में, तो मैंने मतलब बच्चों को ओरली लर्न करवाया। मुगल बादशाह थे तो बाबर, हुमायूं, अकबर, मैंने बच्चों को
शाहजहां, पूरे लाइन से नाम रटवा दिए क्लास के अंदर। मैंने उनके फर्स्ट लेटर बोर्ड पे लिख दिए और बच्चों को पहले पूरे नाम लिखे, फिर सिर्फ फर्स्ट लेटर रखा और फिर उनको, तो वो एक एसोसिएशन बन जाता है, वो लोग उसको शॉर्ट करके और उसको याद कर लिया कि हाँ, तो जब भी एग्जाम में भी पूछा तो वो सारे नाम लाइन से आसानी से लिख सकते हैं। जो भी है उसको कैसे एसोसिएट करना, किसी चीज से कैसे मिलाना, ये आपको आना चाहिए। कोई कॉमन लेटर लेके, कोई कॉमन चीज लेके, कोई कॉमन इंफॉर्मेशन लेके उसको आप एक एसोसिएट करके उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद है डूडल। आप सब लोग हाथ में पेन लेके बैठे हैं, हो सकता है बैठे बैठे कभी कभी हमको आदत होती है कुछ कुछ चीजें ड्रॉ करते हैं, है ना। डूडलिंग मतलब कुछ भी चीजें, पेन ऐसे ही चलाना, कोई भी शेप बनाना। और एक चीज याद रखना, जब भी आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, बात करते करते आपने कोई डूडल बनाया है, तो जब आप एक दिन 2 दिन बाद आप उस डूडल को देखते हैं तो आपको वो बात याद आती है। मैं डूडलिंग क्लास में बहुत ज्यादा करती हूँ। मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं बोर्ड पे ड्रॉ करती हूँ। मैं जितनी चीजें मैक्सिमम पॉसिबल होती है उसको बोर्ड पे ड्रॉ करके सिखाती हूँ। मैं लिखने की जगह ड्रॉ करना इजी समझती हूँ, मुझे ज्यादा मजा आता है। और मैंने ये देखा है कि यदि हमने ड्रॉ किया था तो वो चीज बच्चों को दिमाग में रहती है, क्योंकि लिखा हुआ किताब के अंदर है। जब उससे सेम हम चीज ड्रॉ कर देते तो बच्चों को दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो जितने आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको ड्रॉ करना रखिए बोर्ड के ऊपर, डूडलिंग करिए। जो भी दे रहे हैं आप उसको, डूडलिंग बहुत इजी होता है, हम टीचर से हम आसानी से कर सकते हैं। रिलेटेड पिक्चर्स यदि आप बना पाते हैं तो वो बच्चों के लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे आप जो कॉमन चीज है जैसे वाटर साइकिल वगैरह है तो आप लोग ड्रॉ करके सिखाते होंगे, है ना। लेकिन जिन चीजों के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल हो उसको ड्रॉ करिएगा तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा उनके लिए डूडल। और कोशिश करिए बच्चे खुद भी डूडलिंग कर सके। मेरे क्लास में बच्चों को अलाउड है पेंसिल लेके बैठना है जब भी मैं समझाती हूँ। वो लोग एक तो अंडरलाइन करते हैं बुक के अंदर, दूसरा वो लोग डूडलिंग भी कर सकते हैं, कहीं पे कुछ निशान लगाना है, कुछ एरोज लगाना है, कुछ ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ तो उससे रिलेटेड होते हैं तो वो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। यदि बच्चे डूडल, बड़े बच्चे हैं वो कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ के बाद बच्चे आराम से डूडल कर सकते हैं, तो उनको याद इजी रहता है, जब भी वो उस पेज को खोलेंगे तो याद हो जाएगा। मेरे एक टीचर हैं वो ये काम करते हैं कि जैसे लेसन शुरू होता है ना, तो उस लेसन से रिलेटेड एक पिक्चर ड्रॉ करवाते हैं। उस लेसन में जो भी मेन चीज आती है, जो आता है जिसका पिक्चर इजीली ड्रॉ हो सकता है, तो लेसन का नाम लिख के हर बच्चे को अपनी नोटबुक में सबसे पहले उसका ड्राइंग करना है, उसको कलर करना है, उसके बाद उसके वर्ड्स और उसकी चीजें आगे शुरू होती है। तो ये क्या होता है, एक मेमोराइजेशन के लिए पिक्चर से रिलेट हो जाता है तो वो बहुत ईजी हो जाता है याद रखना। ठीक है, हम लोग इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों को कौन सी नोटबुक है वो याद करवाने के लिए भी हम लोग डूडल करते हैं। नोटबुक के ऊपर हम लोग स्टार बनाते हैं, सन बनाते हैं। जैसे मैथ्स की नोटबुक है तो वो सन वाली है, इंग्लिश की नोटबुक है वो स्टार वाली है ना, हिंदी की तो वो स्माइल वाली है। तो आप डूडल को बच्चों को कौन सी नोटबुक निकालना है, सन वाली निकालना है, तो वो इजीली याद रहेगा, तो आपको नहीं करनी पड़ेगी हेल्प, बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। ये कुछ तरीके हैं डूडल्स यूज करने के। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद है मेमोरी पैलेस। आ या मेमोरी पैलेस या मेथड ऑफ लोसाई बोलते हैं इसको। किसी भी, लोसाई मीन्स लोकेशन से वर्ड बना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी लोकेशन पे रख के याद रखना। एक जो ऊपर एग्जांपल दिया हम सब लोग करते हैं, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, याद है सबको किस महीने में कितने दिन आते हैं, कौन यस सा महीना मैम। बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हम सबने मेथड यूज की है, राइट। यस। मेथड ऑफ लोसाई यूज किया है सबने, यस और नो। यस मैम। यस, सबने किया है। ये पहला एग्जांपल दिया, इसीलिए पिक्चर लिया कि आप इसको याद रखें। हमने इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हाथों पे रखा है, ठीक है। अभी वही तरीका हम लोग बहुत सारी अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने घर के अंदर वो जो भी कंसेप्ट याद कर रहे हैं, कॉलेज के लेवल में काफी हाई थिंग्स होती, पर्टिकुलर किसी चीज के रीजंस है, तो उन्होंने कमरे के अंदर की एक रीजन को यहाँ रखा, एक रीजन को इमेजिनेशन में कि हम, मैंने इसको वहां रखा है, उसको वहां रखा है, उसको वहां रखा है, फिर वहां देख के तो वो एक मतलब दिमाग में पिक्चर बन जाता है कि हमने ये चीज यहाँ रखी, ये चीज यहाँ रखी, ये चीज। प्रैक्टिकली भी मैंने इसको यूज किया है। मेरा बच्चा 8th 9th में था, तब उसको कोई आंसर लर्न नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको आंसर लर्न कर, हम जहाँ बैठे थे पास में गैलरी थी, गैलरी में कबूतर थे, तो
मैंने कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, वो चीज वहां है, उसने उसके साथ जब एसोसिएट किया तो उसको याद करना बहुत इजी हो गया था। प्रैक्टिकल वे में एक्चुअली मैं एग्जैक्टली आपको एग्जांपल नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से ये हो सकता है। आप कोई भी टॉपिक को लेके एक बार ट्राई करके देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम पर्टिकुलर जगह पे रख दें और फिर उसको याद करें। ठीक है, तो मेथड ऑफ लोसाई, हम जिस कमरे में है या हम किसी शहर में है, उसको उस शहर पे, उस कमरे पे, उस जगह पे, किसी एंट्रेंस में तो हम एंट्रेंस पे दरवाजे हैं, दरवाजे के बाहर ये है, दरवाजा खोल के हमारी बेल के ऊपर ये चीज इंफॉर्मेशन रखी। लिटरली आप मेंटली उस इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन थे, वो हमेशा सबके नाम याद रखते थे, उनको कभी किसी का नाम नहीं भूलता था। किसी दूसरे इंसान ने पूछा कि आप इसको कैसे याद रखते हो, तो वो बोलता है मैं अपने इमेजिनेशन में परमानेंट मार्कर लेके, जब भी मुझे कोई इंसान पहली बार मिलता है, मैं उसके माथे के ऊपर परमानेंट मार्कर से उसका नाम लिखता हूँ इमेजिनेशन में। ये मेथड ऑफ लोसाई है। अपनी इमेजिनेशन में किसी किसी से मिले, उसका नाम मोहनलाल है, तो वो अपने इमेजिनेशन में कि वो पेन लेता है मार्कर और उसको मोहनलाल लिख देता है, तो उसको जब भी उसका चेहरा दिखेगा मोहनलाल लिखा हुआ दिखता है। दिस इज मेथड ऑफ लोसाई। वो उसने एक जगह बना ली है नाम लिखने की, इसलिए वो नाम किसी के नहीं भूलता है, एक एसोसिएट कर लेते हैं। तो ये तरीके होते हैं मेथड ऑफ लोसाई, बहुत सारे तरीके से यूज हो सकती है। कभी कोशिश करके देखिएगा आप कैसे यूज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। आई थिंक दिस इज माय लास्ट, स्मृति खेल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। पहला है वो, मतलब उसमें एक बोर्ड के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं और पीछे, बोर्ड के पीछे की तरफ टेबल पे वही सारे नंबर रखे हैं, बच्चों को उसको अरेंज करना है, यहाँ देखना है, उसके बाद उधर जाके इसको अरेंज करना है। ये गेम आप खेल सकते हैं। इससे क्या होगा, दिमाग को कोई भी चीज करना हो तो उसकी एक आदत बननी चाहिए। एक बार जब आदत बन जाती है तो वो उस तरीके को हर जगह यूज करेगा दिमाग। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा एक तरीका आप देख रहे हैं, उसमें ग्लासेस है, उसके पीछे कलर्स लाइन से रखे हुए हैं। ठीक है, एक साइड के जो आपकी तरफ के कलर्स है उसको आप रखिए, दिखा दिए बच्चे को, फिर बीच में कुछ भी रख दीजिए। बच्चे को बोलिए अब आपको उसी में जमाना है जो आपने देखा था, मतलब जो कुछ देर पहले देखा था उसको फिर से जमाना है। सेम वैसे ही तरीके से कलर के बैंड बनाए, शीट्स के बैंड बना लिए हैं और उसको टीचर ने अपने हाथ में पहन लिया है, उसके बाद बच्चे को दिखा के छुपा दिया। देन बच्चे को खुद उसको करना है। ये मेमोरी बढ़ाने के तरीके हैं। कुछ एक गेम ऐसे हैं जिससे मेमोरी बढ़ती है। आप क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, क्लास में गए, आप अपने साथ स्टाफ रूम से कुछ भी 2 4 5 चीज उठा लीजिए, है ना। एक लंच बॉक्स हो गया है, एक कोई पर्टिकुलर कलर की पेन या पेंसिल हो गई, किसी का हैंकरचीफ हो गया, आपकी रिस्ट वॉच हो गई, है ना, कुछ भी चीज जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं, कैलकुलेटर हो गया, वो चीजें उठा के क्लास में ले जाइए, चीजों को सामने रखिए, फिर उनको चीजों को ढक दीजिए। बच्चों को बोलिए अब लिस्ट बनाइए, आपने कितनी चीजें देखी, कितना याद रहा। ये प्रैक्टिस हफ्ते में एक आध बार बच्चे को, हार्डली 2 मिनट लगेंगे आपको, हार्डली 2 मिनट, लेकिन ये चीजें बच्चों को, ब्रेन को एक्सरसाइज देती है कि कोई चीज देखी उसको याद रखना। कोई पिक्चर्स दिखाइए, कोई भी एक पिक्चर दिखाया, आप कोई न्यूज़पेपर ले जाइए, उसमें कोई एडवर्टाइज है, कुछ में बड़ा सा कुछ है, वो दिखाइए, उसको फिर वापस पेपर को फोल्ड करिए, उसको बोलिए अब आपने इसमें कितनी चीजें देखी, कितना याद रहा। कि भाई आपने इसमें एक घर देखा, आपने इसमें 2 मॉडल देखे, पीछे पक्षी उड़ रहे थे या कोई पशु जा रहा था या पीछे पानी था या पीछे पहाड़ थे। लेट देम फाइंड आउट कि कितनी चीजें याद रही उस पिक्चर में से। ठीक है, ये तरीके हैं मेमोराइजेशन को बढ़ाने के, ब्रेन को एक्सरसाइज देने के तरीके हैं। ठीक है, चीजों से दे सकते हैं आप, पिक्चर्स से दे सकते हैं। जाके कुछ एक वर्ड्स बोलिए। एक क्लास में एक गेम हो सकता है, कभी यदि आपके पास टाइम है तो आप 2 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। एक बच्चे को खड़ा करिए, उसको बोलिए कि आप कोई एक वर्ड बोलिए। ठीक है, पहले बच्चे ने एक वर्ड बोला, सपोज पेंसिल, दूसरे बच्चे को बोलिए पहले बच्चे का वर्ड रिपीट करिए और अपनी तरफ से कुछ जोड़िए। तो बच्चा बोलता है पेंसिल एंड इरेजर। फिर तीसरे बच्चे को बोलिए तो पेंसिल इरेजर एंड सैंडविच। चौथा बच्चा तो उसको फिर रिपीट करना है, पेंसिल इरेजर सैंडविच पिज्जा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उस बच्चे को पहले वाले की चीजों को याद रख के और अपनी तरफ से एक जोड़ के आगे बढ़ाना है, हर अगले बच्चे पे आएगा। ये भी एक मेमोराइजेशन का तरीका है, हर बच्चा ध्यान रखेगा, बाकी बच्चों को ध्यान रखना है कि वो गलत तो नहीं बोल रहा है, तो बच्चे भी अपने मन में रिपीट करेंगे। ये ब्रेन को एक एक्सरसाइज मिलती है कि चीजों को लाइन से कैसे याद रखना। दिस इज अ गेम। ठीक है,
वोकेबलरी इंप्रूव करना है, हर रोज एक स्पेलिंग लिखिए। मैंने ये तरीका सीनियर केजी में यूज किया था, जहाँ पे हम 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड सिखाते हैं। ठीक है, तो 2 लेटर वर्ड जब बनाते हैं, हम लोगों ने क्या किया था, उन वर्ड्स को शीट पे लिख लिए थे, उस वर्ड के साथ में उसका पिक्चर पुरानी किताब से काट के चिपका दिए, और फिर उसको हमने लेमिनेट कर लिया था। लेमिनेट करके उसके ऊपर हैंग करने के लिए डोरी लगा ली थी। तो जब भी जैसे सपोज ए साउंड के लेटर चल रहे हैं, हमारे ए साउंड के वर्ड चल रहे हैं ए लेटर के, तो पेन, कैप, मैप, मैन, है ना, तो वो सारे लाइन से हम लोग क्लास के अंदर हैंग कर देते थे। हर रोज रिपीटेशन, स्कूल में आके सुबह जब बच्चे आते हैं, प्रेयर खत्म होती, उसके बाद जब तक टीचर अटेंडेंस लेते हैं, टीचर कुछ नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तब तक बच्चों का काम होता था, वो फ्री बैठे होते, तब तक उनका काम कि सामने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनको जोर से सबको रिपीट करना। किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाना कि आप एक पढ़ो, आपके साथ बाकी सारे रिपीट करेंगे, तो एक वो आदत बन जाती, तो हर बार उसको रिपीट करना। तो ये रिपीटेशन जो होता है, ये स्पेलिंग लर्न करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। और लिटरली उसका इम्पैक्ट ये होता था कि आप बच्चे से पूछिए, वो फटाफट स्पेलिंग बोलते थे, सारे स्पेलिंग, क्योंकि हर रोज रिपीटेशन होता था। ए साउंड के लेटर चल रहे हैं आपके, कम से कम 10-12 दिन चलेगा, आप 2-2 लेटर, 2-2 स्पेलिंग रोज सिखाएंगे, 10-12 स्पेलिंग भी सिखा रहे हैं, तो 10-12 दिन, 8 दिन तो चलता है कम से कम। तो वो 8 दिन तक सारे स्पेलिंग बच्चे हर रोज रिपीट कर रहे हैं, तो ये रिपीटेशन से मेमोराइजेशन बहुत इजी हो जाता है, सामने लिखा हुआ भी दिख रहा है, बोल भी रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो मतलब मेमोराइजेशन के लिए क्लास में आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। बड़े क्लास में है तो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के चार्ट्स बनवा के उसको लगाइए, ताकि वो कंटिन्यूअस देखे और उसको रिपीट कराए। टेबल के लिए हम लोग ये काम करते हैं। मेरी मैथ्स टीचर और हिंदी टीचर, दो का एक काम है, मैं जब बाहर यदि राउंड पे हूँ, मुझे पता चलता है कि इस क्लास में मैथ्स का पीरियड है और इस क्लास में हिंदी का, क्योंकि हिंदी की पोयम टीचर ने बोला हुआ है, वो बता के जाती कि कल कौन सी पोयम बोल रही है, मैं आऊंगी उससे पहले, क्योंकि क्लासेस दूर दूर है, टीचर आए उससे पहले क्लास से बाहर आवाज आनी चाहिए, वरना टीचर आके पनिशमेंट देती है। तो बच्चे टीचर के आने से पहले, संस्कृत के टीचर ने भी यही किया है, संस्कृत के श्लोक, जिस क्लास के बाहर संस्कृत की आवाज आ रही है, मतलब इस क्लास में अब संस्कृत का पीरियड है, यहाँ पे हिंदी का है, यहाँ पे मैथ्स का है, मैथ्स का हो तो उसके पहले बच्चे टेबल्स बोलते हैं। तो ये एक आदत बना सकते हैं आप, तो एक इजीली बच्चों को लर्न भी हो जाता है, मेमोराइजेशन भी होता है, और एक मतलब एक हैबिट हो जाती है हमेशा करने के लिए। ठीक है, आज मेरा यहाँ तक है। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे सब्जेक्ट को, और बहुत सारे तरीके, मैंने जो 4 बेसिक कंसेप्ट बताए, उसको करने के लिए प्रैक्टिकल कितने वेज ले सकती हूँ। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अभी मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आपको कौन से तरीके नए लगे, कौन से तरीके आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और कौन सा वो सबसे पहला तरीका होगा जो आप कल ही, मतलब नेक्स्ट मंडे ही अपनी क्लास में यूज करेंगे। ठीक है, मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी। सविता जी, आपसे शुरू करूंगी। सविता जी, नीरज जी प्लीज आप उनको अनम्यूट हेलो। करेंगे। हाँ जी सविता जी। जी मैम, जैसे कि आपने बोला कि जिस सब्जेक्ट का पीरियड हो, सब्जेक्ट बेस से रिलेटिव वो चीज बाहर आनी चाहिए, मतलब कि जैसे कि हिंदी में हो तो बच्चे को पोयम बोलना चाहिए, कविता, संस्कृत में दोहे बोलना चाहिए, अदरवाइज तो वैसे ही इंग्लिश में राइम वर्ड वगैरह, अपोजिट वर्ड कुछ भी हो सकता है बिल्कुल उस बेस पे। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है, आपने जी कोई तरीका यूज किया जो इसमें था? जी। पहले आप कर चुके हैं कोई जो आज मैंने डिस्कस किया उसमें से? ट्राई तो किया था मैम, जो आपने बताया था ना वीडियोस में कि मतलब हैज और हैव को यूज करना आई हम्म। इन वगैरह के साथ में, तो वैसा जी। 10th 9th में करवाया था। ओके। जी। ठीक है सविता जी, धन्यवाद। आशा रायकवार जी। जी। जी मैम, मैम जो आपने बताया उसमें से जैसे आपने बोला है कि लिख कर याद करवाना, तो मैं लिख कर भी याद करवाती हूँ संस्कृत में। बच्चे जी। बोलते हैं कि आपको या मैम हमको बोलना नहीं आ रहा संस्कृत, मैम मैं लिख के दिखा दूँ।
तो मैं कहती हूँ हाँ आप लिख लिख कर याद कर सकते हैं। और जैसे आपने बोला संस्कृत में श्लोक वगैरह, ये मैं करवाती हूँ मैम, लर्न भी जी करवाती हूँ। और मैम जो आपने बताया वो मैं आगे यूज करूंगी। जी जी, ठीक है, धन्यवाद आशा जी। मनोज जी। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते। जी मैडम, वैसे तो हम क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन जो आपने याद करने का तरीका दिखाया बताया, बोल के सुना के, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मनोज जी। अस्मिता राजपूत जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे कि आपने बताया था इनकोडिंग मतलब टेबल बना के कोई भी, तो मैंने ये तरीका अपनाया है। जी। और कोई भी संगठन बनाना, और हम्म। जैसे आपने खुद वाला बताया था तो ये भी, और स्मृति खेल वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, गेम थी। जी, यूज करेंगे आप। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अस्मिता जैन। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जैसे आपने ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में बताया है तो ये बच्चों को मैं करवाऊंगी। और जैसे आपने माइंड मैपिंग के बारे में बताया है और मेमोरी प्लेस मतलब मेथड वगैरह, जी और जैसे आपने ट्रिक्स के बारे में बताया है कि जैसे रेनबो की ट्रिक है उसी उस टाइप से भी अपन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी, आपके सब्जेक्ट में यूज और होगी ये ट्रिक? चंकिंग वगैरह। क्या? आपके सब्जेक्ट में ये ट्रिक्स यूज? चंकिंग यदि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं या साइंस में जिसमें लंबे स्पेलिंग है तो चंकिंग यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक। ओके मैम। जी, थैंक यू स्मिता जी। थैंक प्रियंका यू मैम। शर्मा जी। प्रियंका जी अनम्यूट करिए प्लीज। प्रियंका जी माइक के आइकन पे सिर्फ आप टैप करिए, अनम्यूट हो जाएगा। हो गया। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। वो मैम हमें आपका वो पिक्चर वाला तरीका बहुत अच्छा लगा, वही करवाएंगी। जी, मतलब पिक्चर मतलब ड्राइंग बना के ब्लैक बोर्ड पे, डूडल। फिर मतलब उससे ज्यादा अच्छे से याद करेंगे बच्चे। जी पहले पहले हम खुद बोलते थे, फिर बच्चे बोलते थे, तो उनको याद हो जाती थी वो परिभाषाएं। जी तो हमें वो तरीका बहुत अच्छा लगा। वैसे आपने सारे तरीके अच्छे बताए, लेकिन सबसे अच्छा वही लगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रियंका जी। रेवती जी। अनम्यूट करिए प्लीज। रेवती जी आप यदि स्क्रीन पे टैप करेंगे तो माइक आएगा, उसके ऊपर टैप कर दीजिए बस।
नीरज जी, आप रेवती जी को अनम्यूट कर सकते हैं? जी हो गए। नमस्ते मैम। नमस्ते। जैसे मैम आपने बताया कि जैसे बच्चों को मैं नर्सरी क्लास में पढ़ाती हूँ, जैसे आपने बताया कि बच्चों को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा दो या जी उसको थोड़ा बहुत खिलाओ, और जैसे कि एन कोड वाला है पिक्चर वगैरह दिखा के भी पढ़ा सकती हूँ। जी और जैसे कोई बड़ा, जैसे नर्सरी में बड़ा शब्द तो नहीं रहता है, जैसे कोई बड़ा शब्द है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के भी पढ़ा सकते हैं। नर्सरी में, एक्चुअली नर्सरी में सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि बेसिक आप शुरुआत दे रही हैं उनको। जी आप कलर पहचानना सिखाते हैं, आप अल्फाबेट पहचानना सिखाते हैं, आप नंबर पहचानना सिखाते हैं, आप गिनना सिखाते हैं। वहां पे जी ये मैम। सारे तरीके आप यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। जी मैम। जी, थैंक यू रेवती जी। मालती सेन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपने जो वो एक्सरसाइज बताई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहले एक्सरसाइज करवाएंगे बच्चों को तो उनका ध्यान फिर बाद में भटकेगा नहीं। जी जैसे थम्स अप और केस द रैबिट थी। जी, चलिए बढ़िया, दो आपको अच्छे से याद हो गई, वेरी गुड। और मैथ मैथ के लिए मैम आपने वो ट्रिक बताई थी। जी जी मैम। जी, मैम धन्यवाद जैसे हम मालती। बच्चों को याद करवाते तो वो भूल जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? रिपीटेशन, मैंने 171 फॉर्मूला बताया है। जी मैम। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को एक बार बताने के बाद हम दोबारा पूछते हैं। हमको ये नहीं करना है, हमको एक दिन बाद फिर से रिपीट करना है, 7 दिन बाद हमको ही रिपीट करना है, हमको बच्चों से नहीं करवाना है। आप टेस्ट मत लीजिए। जब तक जी मैम। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि बच्चे ने लर्न नहीं कर लिया, तब तक आप बताते रहिए उसको। हाँ, थोड़ा सा हमको एफर्ट डालने पड़ेंगे, हमको रिपीट करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। जब एक जी बार मैम। बच्चे को लर्न होने लगेगा तो वो अपने आप सामने से एफर्ट डालेंगे और दिखाएंगे, लेकिन एक बार शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है मालती जी? जी मैम। जी, जी मैम। धन्यवाद मालती थैंक यू मैम। जी। धन्यवाद। नेक्स्ट है साक्षी जैन। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे आपकी क्लास में वैसे सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन 171 का फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चों को उस चीज से रिमेम्बर रहेगी चीजें कि क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। तो 171 का जो फॉर्मूला है कि 1 डे रिवीजन आफ्टर 7 डे एंड फिर 1 मंथ, तो वो 171 का फॉर्मूला अच्छा लगा मुझे। ठीक है, थैंक यू साक्षी जी, अब इसको यूज करिएगा। यस मैम। जी, थैंक यू वेरी मच। ज्योति सेन जी, आप मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यस मैम, नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। उसमें आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं। मैम आपने पहले भी बताई हैं और हम लोग मेथड बताए हुए हैं, तो मैं बहुत सारी का यूज भी करती हूँ। जैसे कुछ प्रोजेक्ट बना के भी मैं और जैसे गागा की एक पीरियड मेरा संस्कृत का रहता है, तो गागा की सिखाती हूँ, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और वो ध्यान से सीखते हैं, तुरंत याद कर लेते हैं उस चीज को। और जैसे अभी आज आपने बताई थी ये मेथड साइन कॉस्टेन वाली, ये वाली भी मैं यूज करती थी पहले से, और अब जो आपने आज बताई है उनका भी मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगी। थैंक यू। थैंक यू। अभी कल्याणी जी को भी बुला लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आपने ये 171 वाला फॉर्मूला बताई है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और नेम निमोनिक्स इसका यूज भी करूंगी मैं। और पोयम वाला तो मैंने यूज किया है, जो मतलब बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते थे तो पोयम जैसे बोल के उनको याद करवाया है। और एक्टिविटी कोई चैप्टर है जैसे
तो उसकी एक्टिविटी करवाने के साथ साथ भी करवाऊंगी। और जी जैसे कोई चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले ट्यूटर्स वगैरह ड्रॉ करवाऊंगी। थैंक यू। थैंक यू कल्याणी जी, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ कर दी। वेरी गुड, थैंक यू। सीमा वर्मा जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैम। मैम आपने जितने मेथड्स बताए हैं उसमें मैंने कुछ यूज भी किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, तो आगे करूंगी। जैसे कि मैं मैथ का कोई भी मतलब बच्चों को सिखाती हूँ तो ऑब्जेक्ट्स रख लेती हूँ उनको काउंटिंग के लिए, तो वो उनको काउंट कर करके ही सीखते हैं। और कलर्स नेम है, जैसे जैसे किसी की बॉटल ले ली, बैग ले लिया या ड्रेस ले लिया, तो इससे उनको कलर्स नेम भी मैं सिखाती हूँ बच्चों को, तो वो जल्दी कैच कर लेते हैं कोई भी चीज। बिल्कुल। बाकी कुछ मेथड ऐसे हैं जो नहीं है, आगे ट्राई करूंगी मैं, तो आसानी होगी मुझे भी पढ़ाने में। वेरी और गुड, थैंक यू एक्सरसाइज भी सीमा। कराती हूँ मैं। ओके, लेकिन जो ब्रेन जिम मैंने बताई वो आपने नहीं करवाई होगी। मैम एक आध ही कराई होगी, बट नेक्स्ट टाइम में मैं कोशिश करूंगी कि आगे और भी करवाऊँ मैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। यशोदा कुशवाहा। मैडम हमारी आवाज आ रही है। हाँ। हाँ मैडम, आज की क्लास में आपने बहुत अच्छा याद करने का तरीका बताया है। जैसे बच्चों को ही सी एट वगैरह या देवी दोष बताना है, तो हम नहीं, या अगर याद नहीं होते तो हम उसको थोड़ा सा गा करके ही सी एट उनको सिखा सकते हैं, ताकि गाने के लय में तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख लेंगे। और यदि जैसे कि बड़ी स्पेलिंग है, प्रिंसिपल है, वो नहीं लिख रहे हैं बच्चे, तो उनको तोड़ तोड़ के अपन सिखा सकते हैं। जी और क्या मैडम, और आपने एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी बताई, पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर बच्चों को कराएंगे। ठीक बिल्कुल। है। जी थैंक ठीक यू है मैडम, यशोदा जी, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। निधि प्रजापति। जी निधि जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं आपका एक्सरसाइज बेस्ट लगी है, और पढ़ाने का जो आपने लर्न करने के तरीके बताए हैं वो भी अच्छे लगे हैं। जो राइमिंग वर्ड से लर्न करना बताया वो भी मैं बच्चों को कराती हूँ, वो बेस्ट लगा। और भी ठीक है, बढ़िया निधि जी, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू। दुर्गा लोधी जी, शायद आपसे बात नहीं हुई मेरी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम हमें ये तरीका बहुत अच्छा लगा है कि बच्चों को जैसे हैव और हैज का बताया आपने, तो उसमें नो एस का भी करवा सकते हैं अपन, इज दैट का करवा सकते हैं। जी और बिल्कुल। एक वो पिक्चर बना के कुछ ड्राइंग करके या कुछ कपड़े से ढक के बच्चों को अपन को इमेज बना सकते कि उनकी मेमोरी कितनी है, कैसी है, अपन उसको कर जी सकते हैं। मैम हमें ये छोटी क्लास में ये क्लास मतलब अच्छा लगा है जी तरीका। जी दुर्गा जी, थैंक यू वेरी मच। जितेंद्र राजपूत। नमस्ते। नमस्ते। आपने जो वर्ड मीनिंग से ज्यादा पिक्चर मीनिंग पर बताया है जो काम करना, वो मैम बहुत अच्छा लगा है। और लय से बोलना बच्चों के लिए, जो लय से पढ़ाएंगे तो उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, उससे जल्दी भी याद हो जाएगा। और आपने ब्रेन के जो पार्ट बताए हैं, दोनों पार्टों की एक्सरसाइज जो बताई है, उससे मैम उनके लिए बहुत प्रोग्रेस होगा। लेफ्ट एंड राइट जो पार्ट होते हैं ब्रेन में, जी और अंतराल पुनरावृत्ति जो पढ़ाया है उसका रिवीजन टाइम टाइम जी पे होना चाहिए। और किसी भी इंफॉर्मेशन को मतलब एक साथ नहीं बताना, ये सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ डाल दिया। जी और जो आपने कोडिंग डिकोडिंग में बताई है, जैसे काका गोद में है,
नदियों के नाम याद करने के लिए। जी निमोनिक्स है वो। थैंक यू मैम। थैंक यू जितेंद्र जी। आ, अभी मैं विवेक जी और राजेश जी आप लोगों को सुनना चाहूंगी। विवेक जी आपसे शुरू करें। मैम आपकी क्लास तो बहुत ही अच्छी होती है और विशेषकर टीचर भी बहुत उत्सुक होते हैं कि उनको कुछ नया सीखने मिलेगा। तो इस बार वैसे ही हमें कुछ अच्छा नया सीखने मिला है और विशेषकर कैसे याद करने के तरीके। और बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि जिन जिन टीचरों ने जो जो बात कही है, मैं एक सीखा हूँ इस प्रकार से, तो ये वाकई में ये लोग करेंगे और नहीं करेंगे तो हम तो इनके पीछे पड़ेंगे कि आप इन नियत को करके बताइए। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत सुंदर तरीके से आपने अच्छी तरह से समझाया है। और इनकी जो भी हमने आज इनसे टीचर से बात की थी, आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप केवल ग्रुप में डालिए, मैम आपका हमेशा समाधान करने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, और क्वेश्चन भी इनसे सब कहा है कि आप तो बताते रहिए, आपका हर प्रकार से हल होगा, हमें पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू विवेक जी। राजेश सर प्लीज अनम्यूट करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैडम बहुत अच्छा है। मैं तो आज इसलिए आ गया था कि हमारे स्कूल के कितने सारे टीचर सीख रहे हैं आज। मैं अपना सारा काम एक तरफ छोड़ के सिर्फ इसलिए आया था, और जो नहीं है वो बहुत चीजें खो रहे हैं, क्योंकि आपका जो तरीका है ना पढ़ाने का और बताने का, कैसे एक्सरसाइज कराना है, कैसे बच्चों को लर्न कराना है, कैसे ब्रेन वाले गेम कराने हैं उनको, ये नई नई चीजें इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ पढ़ाने नहीं होता है कि पढ़ाया, होमवर्क दे दिया, बच्चे करके लाए, आपने चेक कर दिया। किस तरह से आप उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन्हें लगे कि अगले दिन हमें फिर से स्कूल जाना है। ये वो सारी चीजें हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं। हमारे स्कूलों में नई नई चीजें सिखाई जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो जो आपने सब बताया है, टीचर्स ने देखा है, सुना है, क्रियान्वयन भी करेंगी, और मैं भी करवाऊंगा स्कूल में रहकर। बहुत अच्छा लगा मैम, इसलिए मैं भी जुड़ गया कि मैं भी देखता हूँ। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू राजेश जी। टीचर्स हमने जो शुरुआत में 5 एक्सरसाइज की थी, आप याद करके बता सकते हैं पहली कौन सी थी? वेरी गुड अस्मिता जी। जी कल्याणी जी। जी प्रियंका जी। ज्योति जी ये पहली नहीं थी। पहली ये थी। वेरी गुड। दूसरी किसी को याद है? जी अस्मिता राजपूत जी सही कर रही हैं आप। दूसरी यही थी जी। थर्ड, तीसरी कौन सी थी? मालती जी ये थर्ड नहीं थी। नहीं कल्याणी जी थर्ड ये नहीं थी। ये अरे ये थर्ड फिंगर एंड थंब थी। ठीक है। फोर्थ ये थी। फोर्थ ये थी। और फिफ्थ? फिफ्थ सबको याद होगी। फिफ्थ सबको याद होगी। रैबिट। ठीक है, चलिए नीरज जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रुप जी सभी एक्सरसाइज हेलो को। हेलो हाँ, कोई किसी का यदि कोई मैसेज हो तो अनम्यूट करके बोल सकता है। यदि किसी का कोई बात हो या कुछ ऐसा कंटेंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो अनम्यूट करके जरूर आप पूछें, हमें अच्छा लगेगा।
जी। सर मुझसे नहीं पूछा मैम ने। किनसे? कंचन मैम, कंचन जी, कंचन वो बिल्कुल बिल्कुल। जी कंचन जी, स्वागत है आपका, आपका मंच है, आप अपनी बात रखें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, कंटिन्यू। जी सर। सर मैम से मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सर मैम ने बताया है तरीका वो छोड़ छोड़ कर लिखने का, सर वो मैं तो ये अपनाती हूँ। जैसे वीक नाइम्स मंथ नाइम्स होती है तो ये क्लास में इजी भी हो जाए, इजी भी हो जाए और याद भी हो जाए, जल्दी से। और सर मैथ में जैसे टेबल याद कराना होता है तो सर उसके लिए स्लोगन होते हैं ना, जैसे हेलो। हाँ जी नीरज जी, मैं क्लियर नहीं सुन पाई, आप सुन पाए? जी, मैं भी थोड़ा ही समझ पाया हूँ, क्योंकि आपका कोई जो और क्लियर कर सकता है? जी मैम। अ, आपके पास में यदि जो भी बैठा हुआ है तो वो अनम्यूट करके बता दे, जी सर। क्योंकि हमें लगता है ये टेक्निकल इशू है, जो आवाज हम तक नहीं पहुंच पाए क्लियर। जी मैम। हाँ हाँ जी। नमस्ते सर। जी सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे मैम ने बताया 3 लेटर को यूज करना, तो मैं कहती हूँ वीक नेम होते हैं जो KG2 के बच्चे के हिसाब से बड़ी होती हैं, तो सर मैं होमवर्क और वर्क में ऐसे ही देती हूँ 3 लेटर कर कर। आप और एक सर जो जगह रहकर बात करिए तो आवाज क्लियर आएगी। कहाँ चली जाओ, आवाज ही नहीं। सर मैंने जगह चेंज। बोलिए बोलिए। जी मैम, मैं ये बोल रही थी जैसे कि टेबल होती है मैम, मैम जैसे टेबल होती है हाँ तो मैम उसके स्लोगन बोल उसके तो सर पिछले साल KG2 के बच्चों के लिए 13 तक टेबल याद हो गई थी। हाँ मैम, और इस बार भी करा रहे हैं, बच्चों को 3 तक हो गई है, 4 की स्टार्ट कराना है। और मैम ये ऐसे तोड़ तोड़ के ही पढ़ाते हैं और लिखने भी ये पैसे ही देते हैं, तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, वीक से वीक बच्चों को भी सिखा जी बिल्कुल, बढ़िया, अच्छी बात है। और बोलना भी सिखाती हूँ, इन पैरों को बोला करो, और वो ही बोल बोल के करो तो जल्दी माइंड में जाएगा भी और लिखते भी बनेगा। अगर भूल भी रहे हो एक वर्ड भी लिखा ना तो स्पेलिंग अपने आप खुद लिखना। जी और मैम आपका ये तरीका है मैम, अच्छा लगा तो करेंगे। जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मैम मच। अभी 2 टीचर और रह गए हैं, जी जिसमें एक रेवती है, रेवती मैम है, और एक पिंकी मैम। रेवती रेवती हो गई, पिंकी पिंकी मैम रह गई हैं, पिंकी मैम। जी इनका नाम नहीं है, वो बोलेंगे अब। हाँ जी जी का जी मोबाइल बिल्कुल, काम। जी बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। वो ब्रांड ब्रांड जिम वाला तरीका हमें अच्छा लगा और माइंड मैप वाला जी उसी तरीके से हम भी अपनाएंगे, उसको सिखाएंगे मतलब बच्चों को। जी पिंकी जी, ठीक है। ब्रेन जिम एक्सरसाइज याद रही पांचों आपको? ठीक है, यस मैम। हाँ भैया, एक्सरसाइज वाली हाँ हैंगी, याद है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद पिंकी हाँ हाँ। जी। जी नीरज जी। जी, बहुत अच्छा, आप सभी शिक्षकों ने अपनी प्रस्तुति दी कि आप किस प्रकार से इस सत्र का उपयोग अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान करेंगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसमें अगर हमें बच्चों को कोई चीज सिखानी है तो लय के द्वारा, गायन के द्वारा,
चित्र बना के, शब्दों को जोड़ के, ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जरूरी नहीं है कि जो इस पीपीटी में आपने जो ट्रिक देखी हैं वही आप सिखाएं। वो एक आधार है, उस आधार को मान के आप अपनी ही कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रभावी रहेगी। और हमें लगता है कि जो समस्या कक्षा कक्ष में बच्चों को लेके, याद करने को लेके बच्चों में रहती है, तो उसका समाधान आज इस सत्र में आपके लिए मिला। और इसको प्रयोगात्मक तौर में जरूर करें, इसका प्रयोग जरूर करें अपने कक्षा कक्ष में। विशेष तौर से अगर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को हम इन चीजों से कैसे जोड़ सकते हैं कि हमें उस टॉपिक में कहाँ हमें चित्र का सहारा लेना है, कहाँ हमें लय का सहारा लेना है, कहाँ हमें शब्दों को बनाना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि यह सत्र बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके कक्षा कक्ष में शैक्षणिक कार्य के दौरान। और क्योंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र का सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। पुनः हम तीसरे शनिवार एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। हमारे ग्रुप बी में अपने डेली वर्क के साथ जुड़े रहिएगा। आपका दिन शुभ हो, इसी भावना के साथ बहुत सर थोड़ा सा डेली वर्क के संबंध में जी एक गाइडलाइन जरूर दे दीजिएगा, किस तरह से आप डेली वर्क चाहते हैं, तो ताकि टीचर व्यवस्थित तरीके से डेली वर्क डाल सके। जी जहाँ तक हम अपनी बात रखें, फिर मैम इसमें बताएंगे। जो आज जो सत्र हुआ है और आगामी हमारा 15 दिन बाद सत्र होगा, तो इस बीच में जैसे याद करने के तरीके, इसमें कौन सी टेक्निक का आपने उपयोग किया है, उस टेक्निक को आपको ग्रुप में शेयर करना है कि आज हमने लय का उपयोग किया है, या शब्द को बनाया है, या ब्रेन एक्सरसाइज कराई है, या आपने कुछ एडिशनल किया है। वो हमारा डेली वर्क रहेगा। और इसमें हम चाहेंगे कि मैम इसमें और कुछ बताएं कि इसमें और क्या हो सकता है। जी मैम। जी नीरज जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। विवेक जी, इसमें होता है क्या है, सबकी क्लासेस अलग अलग है, कोई केजी पढ़ा रहा है, कोई 4th 5th पढ़ा रहा है, कोई शायद अपर क्लास पढ़ा रहा है। तो पर्टिकुलर मैं एक ही होमवर्क सबको नहीं दे सकती हूँ। मैंने आज बहुत सारी टेक्निक सिखाई है, सबके नाम अलग अलग बताए हैं, मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं। आप इसमें से अपनी क्लास में कौन सा तरीका यूज करते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप वीडियो ही भेजे या फोटो ही भेजे, आप एक मैसेज भी लिख सकते हैं कि आज मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ा है, आज मैंने चंकिंग विधि यूज की, आज मैंने निमोनिक यूज किया, या आज मैंने डूडल यूज किया, मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से। इससे क्या होगा, दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो यदि वो उसी टॉपिक को ले रहे हैं तो वो भी उसको सीख पाएंगे, दूसरे टीचर, कि हम इसको डूडल से इस तरीके से कर सकते हैं, या हम इसको चंकिंग से इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप अपने टॉपिक को लिखिए, आपने उसको कौन सा तरीका यूज किया,
वो लिखिए। बाकी आप ऑनर्स तो हैं ही, आप लोग देख ही रहे हैं, फोटो की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि आप सामने हैं, आप लोग उसको चेक कर ही रहे हैं, राजेश जी, विवेक जी, तो वो उसके लिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप लिख भी सकते हैं तो इनफ है, फोटो वीडियो डाल सकते हैं तो दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैम, थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। चलिए, आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आपका इस दिन मंगल। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जी जी कल्याणी जी, बिल्कुल। नीरज जी, हम इसको फिनिश कर सकते हैं।